नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 21 जून। सबसे पहले तो आज आप सभी लोगों को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन सभी पिता तुल्य बड़ों का सम्मान करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। और आप लोगों ने मैं अपने अनुभव के अनुसार ये देखा है कि जब भी आप तरक्की करेंगे अपने लाइफ में ना, तो पता नहीं हर एक लोग आपके समाज में, आपके आस पड़ोस, आपके जानने वाले वो कितने खुश होंगे। लेकिन पिता ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि उनका पुत्र, उनके बच्चे जो हैं वो उनसे भी आगे निकलें। बाकी और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता है। सो पिता के सम्मान में हम लोगों को एक बार मैं फिर से नमन करता हूं उनको, और फिर से एक बार फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज जो अपडेट्स हैं उसमें उस अपडेट में कुछ दो वेस्ट का और एक प्रोटोकॉल, वेस्ट प्रोटोकॉल और गोल्डन पैक्ट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो अभी बर्न वाला मैकेनिज्म आने वाला है ना, बर्न बॉन्ड, उससे संबंधित उसकी लॉन्चिंग के बारे में बताया गया है। तो ये 2-3 अपडेट्स हैं, उस अपडेट को कवर करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस चार्ट देखेंगे, उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। और कल मैं भूल गया था, मिस कर गया था, समय ध्यान नहीं दे पाया था, मार्केट भी एक बार देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और क्या संभावनाएं बन रही हैं। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करता हूं कि इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो के बाज़ार की जो गतिविधियां हो रही हैं उसकी जानकारी देता हूं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसको आप कोई वित्तीय सलाह ना माने, क्योंकि क्रिप्टो एक वोलेटाइल एसेट होता है और कभी भी निवेश करने के पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से निवेश कीजिए और किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही निवेश कीजिए। चलिए चलते हैं अपडेट्स के ऊपर। तो अनुबिस लैब के हैंडल पे आया है अपडेट। एक तो अनुबिस लैब भी आप सभी लोगों को फादर्स डे की शुभकामनाएं दे रहा है। और ये अपडेट है एक तो गोल्डन पैक्ट के बारे में। ये क्रिएटिव देख रहे हैं। सो गोल्डन पैक्ट से मतलब ये AI, RWA और डेफी के बारे में बताया गया है इसमें, इसको समझेंगे। और एक अपना जो वेस्ट प्रोटोकॉल है, इससे क्या अचीव करेगा आपका अनुबिस ब्लॉकचेन और किस दिशा में काम करेगा वेस्ट के साथ टाई अप करने के बाद, वो हम समझेंगे। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको समझने की आवश्यकता है, वो अपडेट है हमारे ओरिजिन हब वाले जो कमेंट्री अकाउंट है इस पे, जिसमें कि बताया गया है ये है ना, अवेक 2.0 बॉन्ड बर्निंग लॉन्च काउंटडाउन। ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें बड़ा अच्छा मेंशन किया है। इसको 3 वर्ड्स को अगर समझ लें तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन। बर्न ड्रिवन, ये बर्निंग को प्रोत्साहित करने वाला प्रोडक्ट है एक तरीके से। एक्सट्रीम डिफ्लेशन, जब बर्निंग होगी तो डिफ्लेशन होगा और वैल्यू ग्रोथ होगा, आपके LGNS का वैल्यू ग्रोथ होगा। लॉन्च टाइम है इसका जून 22 तारीख को। आज है 21 तारीख, तो सिंगापुर टाइम के हिसाब से ये लगभग 12 बजे के आसपास 22 तारीख को इंडियन टाइम के हिसाब से ये लॉन्च हो जाएगा। इसको भी समझेंगे। चलिए चलते हैं विश्लेषण पर। तो वेस्ट के बारे में जो घोषणा है उसके बारे में पहले समझते हैं कि वेस्ट जो प्रोटोकॉल है उसको अनुबिस लैब द्वारा ही इंक्यूबेट किया जा रहा है। मतलब अनुबिस जो लैब है इसी को, वेस्ट को अनुबिस लैब ने ही डेवलप किया है और डेवलप कर रहा है। इसमें O2 एल्गोरिथमिक एडेप्टिव बैलेंस मिंटिंग प्रोटोकॉल के अंतिम लॉन्च संस्करण का परीक्षण और अनुकूलन कर रहा है। मतलब ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें कि ये एल्गोरिथमिक एडेप्टिव मतलब एडॉप्ट कर चुका है, एल्गोरिथमिक मतलब एल्गोरिथम के बेस पे आधारित है। और ये बैलेंस मिंटिंग प्रोटोकॉल, तो मिंटिंग से संबंधित किसी कार्य पे ये काम करने वाला है, उससे संबंधित किसी भी क्षेत्र में काम करेगा। ये आगे देखेंगे जिस तरीके से काम करेगा, इसका पर्पस धीरे धीरे समझ में आएगा हम लोगों को। क्या करता है वेस्ट? तो वेस्ट को एक ऑन चेन एसेट इनोवेशन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्लॉकचेन पर ऑन चेन एसेट इनोवेशन, ऐसा इनोवेशन कहते हैं आविष्कार को, तो एसेट इनोवेशन इकोसिस्टम है। तो ऐसा इकोसिस्टम होगा जिसमें कि एसेट से संबंधित जो इनोवेशंस हो सकते हैं उस तरीके को, उस इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे कि
डिजिटल संपत्तियों का प्रबंधन होगा, मतलब वहाँ जो डिजिटल संपत्ति क्या हो गया, क्रिप्टो एसेट्स हो गए, तो क्रिप्टो एसेट्स का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। ऑन चेन वित्तीय तंत्र, ये ऑन चेन ब्लॉकचेन पर जो वित्तीय तंत्र होंगे उसको नियंत्रित किया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी, इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्वचालित आर्थिक मॉडल होगा, ये ऐसा आर्थिक मॉडल होगा, ऐसा वित्तीय व्यवस्था होगा जो कि स्वचालित होगा। तो इन सभी चीज़ों को एकत्रित करना, इनको इंटीग्रेट करके बना है वेस्ट। O2 एल्गोरिथमिक एडेप्टिव बैलेंस प्रोटोकॉल, ये नाम दिया गया है इसको। O2 एक एडेप्टिव मार्केट रेगुलेशन सिस्टम है। O2 इसका नाम दिया गया है। मार्केट रेगुलेशन सिस्टम है, एडेप्टिव मार्केट, ऐसा रेगुलेशन सिस्टम जिसको कि मतलब एडेप्टिव मार्केट रेगुलेशन सिस्टम, इसका लक्ष्य क्या है इसको समझते हैं। बाजार में संतुलन बनाए रखना, कीमतों की अत्यधिक अस्थिरता को कम करना। अच्छा, मतलब कि जो भी प्राइस वॉलेटिलिटी है उसको कम करने की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कि सप्लाई और मांग के बीच संतुलन स्थापित होगा। तो डिमांड और सप्लाई को कहीं ना कहीं ये मैनेज करने का प्रोटोकॉल है। इसमें एक चीज़ और ऐड किया गया है जो कि विशेषता है इसकी, वो है कंसेंसस पूल, मतलब सहभागिता से बनाया गया एक पूल होगा। उसका क्या उपयोग होगा कि वो टोकन को बर्न करने में, टोकन बायबैक और टोकन को बर्निंग करने की एक्टिविटी करेगा और उसके लिए उपयोग किया जाएगा। तो बर्निंग हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी बर्निंग के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका भी योगदान होगा। संभावित प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होगी, फ्लो चार्ट क्या होगा इसका, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, कंसेंसस पूल, एक पूल का निर्माण होगा जिसमें कि टोकन बायबैक किया जाएगा और टोकन को बर्न किया जाएगा, जिससे कि आपका सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा और आपके मूल्य जो एसेट है, जो LGNS है, उसका मूल्य वृद्धि होगा। डुअल टर्बो प्राइस प्रोटेक्शन, इसमें डुअल टर्बो प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का उल्लेख किया गया है। मतलब हालांकि विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, हाँ वो आगे आने के वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को टेक्निकली क्या किस तरीके से ऑपरेट करेगा वो चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है लोगों को कि ये चीज़ें आ रही हैं। अब कैसे काम करेगा वो तो टेक्निकल टीम समझ सकती है बेहतर तरीके से, या उसका कोई भी जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा तो उसका हम लोग डिकोड कर सकते हैं। इससे होगा बाजार में अधिक गिरावट को सीमित करना। तो जो ड्रॉ डाउन आता है, बहुत शार्प ड्रॉ डाउन आता है, उसको लिमिट करने का इसका मेन है। मैं भी जब प्राइस डाउन होगा और एक सीमा पे आने लगेगा तो हो सकता है बायबैक मार्केट करने लगेगा, और जब बायबैक करने लगेगा तो वहाँ पे आपका प्राइस गिरना बंद हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। सो यही कह रहा है कि मूल्य की स्थिरता बनाना है, लिक्विडिटी को समर्थन देना है। सो लिक्विडिटी कंट्रोल, गेम थ्योरी, एक थ्योरी है गेम थ्योरी, ये बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कि क्या होता है, उपयोगकर्ता व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले आर्थिक नियम है। कम्युनिटी स्टेकिंग, दीर्घकालिक भागीदारी और टोकन लॉकिंग किया जाएगा इसमें, तभी तो आप कम्युनिटी स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आर्थिक संरचना क्या बताया है, स्टेकिंग या पार्टिसिपेशन से आप आएंगे। कंसेंसस पूल होगा सॉरी बायबैक एंड बर्न सिस्टम होगा, सप्लाई एडजस्टमेंट होगा, प्राइस प्रोटेक्शन होगा और मार्केट स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इसके उपयोग से इन सभी चीज़ों का फ़ायदा हम लोगों को मिल सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि बायबैक के लिए धन कहाँ से आएगा, जब बायबैक का मैकेनिज्म लागू होगा तो वो धन कहाँ से आएगा, मतलब वो पूल कहाँ से क्रिएट होगा। तो इन चीज़ों को भी आगे समझाया जाएगा। रेशियो क्या होगा, बर्निंग का रेशियो क्या होगा, प्राइस प्रोटेक्शन कैसे कार्य करेगा, तो इन सभी चीज़ों का धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो हमें इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे गोल्डन पैक्ट की तरफ। गोल्डन पैक्ट में क्या समझाया गया है, ये दूसरा प्रोटोकॉल है जिसमें कि ये बताया जा रहा है, हाँ गोल्डन पैक्ट पहले भी मैंने कवर किया था, इसके बारे में बताया था कि कहीं ना कहीं ये अनुबिस लैब के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल वर्ल्ड एसेट, अभी जब हम लोग जान रहे हैं रियल वर्ल्ड एसेट पे भी काम कर रहा है, और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे काम करेगा। ये तीनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहाँ पे कि AI से सपोर्ट मिलता हुआ रियल वर्ल्ड एसेट और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि हम लोग आगे कभी भी पार्टिसिपेट, किसी भी प्रोडक्ट को मैं डेवलप करता है उसमें पार्टिसिपेट अगर करते हैं तो वहाँ पे वो AI द्वारा संचालित होगा, ऑटोमेटेड होगा। उद्देश्य क्या है इसका, AI आधारित वित्तीय समाधान,
मतलब जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, जो सॉल्यूशंस हो सकती हैं, वो एआई आधारित होगा। वास्तविक दुनिया की संपत्तियों का डिजिटलीकरण, हाँ डिजिटाइजेशन कह रहा है इसको। मतलब कि जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, वास्तविक दुनिया की संपत्ति क्या होती हैं, जैसे ज़मीन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, या ऐसा कोई धन हो गया, तो वो रियल दुनिया का रियल वर्ल्ड एसेट हो गया, उसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझा जा सकता है कि यदि कोई ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए का 10 लाख में कोई खरीद नहीं सकता है उसको, तो वो 10 लाख का क्या करेगा, टोकनाइज कर देगा, 10 लाख टोकन बना देगा। तो 10 लाख टोकन का जो निर्माण होगा वो डिजिटल हो गया एक तरीके से। तो उसमें से कोई 5 टोकन, कोई 10 टोकन खरीद लिया, और जैसे जैसे ज़मीन की कीमत बढ़ती गई, आपके टोकन का भी वैल्यूएशन बढ़ गया। तो आपका जो डिजिटल एसेट है वो बैक्ड होगा रियल वर्ल्ड एसेट से। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसी तरीके से ऑन चेन वित्तीय सेवाएं आ सकती हैं। अगली पीढ़ी के रिजर्व एसेट प्रोटोकॉल को विकसित करना चाह रहा है ये। देखते हैं, इसको आगे समझाया भी है कि यह घोषणा का महत्वपूर्ण भाग क्या है। डिजिटल वैल्यूएबल रिजर्व एसेट प्रोटोकॉल का अर्थ होता है वास्तविक संपत्तियों द्वारा समर्थित डिजिटल एसेट। मतलब जो पहले मैंने बताया, आपका डिजिटल एसेट ऐसा होगा जो कि बैक्ड बाय रियल वर्ल्ड एसेट होगा, वास्तविक संपत्तियों के द्वारा उसका वैल्यूएशन मूल्यांकन रहेगा। रिजर्व आधारित टोकन मॉडल रहेगा। ऐसा मॉडल रहेगा टोकन का जिसमें कि रिजर्व फंड भी होगा आपका, और ऑन चेन वैल्यू स्टोरेज सिस्टम भी होगा इसमें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताया है कि शायद ये अभी गोल्डन पैक्ट ब्लॉकचेन बीएनबी चेन से अनुबिस चेन में माइग्रेट करेगा। तो अभी ये बीएनबी ब्लॉकचेन पर ऑपरेट कर रहा है, इसको अनुबिस ब्लॉकचेन पर माइग्रेशन हो जाएगा इसका। ये माइग्रेशन इसलिए कर रहा है कि इस प्रोटोकॉल में तेज ट्रांजैक्शन हो जाएगा, कम शुल्क लगता है, अपना जो अनुबिस ब्लॉकचेन पे जो गैस फी है वो भी कम लगता है, और नेटवर्क का नियंत्रण अच्छा है, और इकोसिस्टम एकीकरण, वहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके इकोसिस्टम के साथ। मुख्य स्तंभ क्या है, बेस एआई ड्रिवन होगा ये। एसेट का टोकनाइजेशन हो जाएगा। एसेट टोकनाइजेशन में हमने समझा ना, रियल एस्टेट मतलब ज़मीन, जैसे उदाहरण दिया मैंने, तो रियल एस्टेट हो सकता है। कोमोडिटी जैसे शेयर्स होते हैं, उस तरीके से कोमोडिटी को माना गया है। उस तरीके से आप जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन चीज़ों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। और वित्तीय संपत्तियाँ मतलब जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, उसको भी इन चीज़ों को टोकन में बदल दिया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था बन रही है ये। RWA इंटीग्रेशन होगा, वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को ब्लॉकचेन से जोड़ा जाएगा। तो RWA के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है आपका इकोसिस्टम। मॉडल क्या बनेगा इसमें, रियल वर्ल्ड एसेट्स जो होंगे उसको टोकनाइज कर दिया जाएगा, और वो टोकनाइज करके अनुबिस ब्लॉकचेन पर ला दिया जाएगा, और वो एआई और डेफी सर्विसेज के रूप में हम लोगों के सामने उपलब्ध कराया जाएगा, और डिजिटल रिजर्व एसेट के रूप में वो, क्योंकि डिजिटल उसका बैक्ड रहेगा, वो डिजिटल जो रियल एसेट्स रहेगा, तो आपका डिजिटल रिजर्व एसेट बन जाएगा। जो आपका डिजिटलाइजेशन होने के बाद टोकन होगा, उसके पीछे एसेट्स होंगे रिजर्व में। इसको ऐसे समझ सकते हैं। लाभ क्या होगा इसका, एसेट डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, क्रॉस इकोसिस्टम इंटीग्रेशन हो जाएगा, एआई पावर्ड फाइनेंस सिस्टम हो जाएगा। ऐसा वित्तीय व्यवस्था जो कि एआई से सपोर्टेड होगा, पावर्ड होगा। ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी होगी, आप इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, किसी का कंट्रोल नहीं होगा उस पर। ग्रेटर कैपिटल एफिशिएंसी, और जो कैपिटल एफिशिएंसी होगी वो बहुत बड़े रूप में होगी। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर आप बेचने जाते हैं तो आपको समय लगता है, जब ग्राहक मिलेगा तब आप बेच पाएंगे, या फिर आप जिस मूल्य पे बेचना चाहते हैं वास्तविक मूल्य पे वो बिकता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर टोकनाइजेशन हो जाने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपना टोकन इंस्टेंटली बेच सकते हैं, तो आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब फायदे होने वाले हैं इन चीज़ों से। चलिए, एआई, RWA, डेफी और एसेट टोकनाइजेशन की बात की है, तो ये डेवलपमेंट हो रहा है जो कि RWA से संबंधित दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को इटर्निटी फेज में बहुत मुख्य रूप से दिखने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं जो अपना बर्न बॉन्ड लॉन्च हुआ है। लॉन्च की घोषणा तो कल मैंने कवर कर लिया था इसको, पर उसका टाइम डिक्लेयर कर दिया गया है कि 22 जून को ये सिंगापुर टाइम 3 बजे के करीब हो जाएगा। तो कल
संभावना है इसको लॉन्च होने का। देखते हैं लॉन्च होने के बाद इफेक्ट क्या आता है, बर्निंग इंस्टेंटली स्टार्ट होती है और किस तरीके से ये बिहेव करता है। तो इन चीज़ों को आराम से कुछ दिन मॉनिटर करने के बाद देखना पड़ेगा, या इसका असर हम लोगों को प्राइस चार्ट पे दिखने को पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितना सक्सेसफुल मॉडल है ये बता रहा है कि बाय एंड बर्न होगा और स्टेक एंड बर्न होगा। तो इसमें विचार है इसका, मतलब कि उपयोगकर्ता भागीदारी करेंगे, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे भागीदारी करेंगे, एलजीएनएस टोकन खरीदें या उपयोग किए जाएंगे। एलजीएनएस टोकन ही बेस है, उसी को खरीदा जाएगा या उपयोग किया जाएगा और टोकनों को बर्न किया जाएगा, बाजार में उपलब्ध सप्लाई जिससे कि कम हो जाएगी। और इसका दावा क्या है, ट्रेडिंग क्रिएट्स डिफ्लेशन। जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, अभी हम लोग पॉलीगॉन पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, तो जितना भी ट्रेडिंग एक्टिविटी आप करें, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो इस चीज़ को जोड़ देगा, बल मिलेगा इस चीज़ को, ये बर्निंग ज़्यादा होगी इससे, और आपका जो आर्थिक तंत्र मूल्य स्थिरता और संरक्षण का प्रयास करेंगे, और आपका जो बेस प्राइस है, मतलब आपका जो एलजीएनएस का प्राइस होगा उसमें स्थिरता आ जाएगी और उसका प्रिजर्व करेगा, उसको संरक्षण का प्रयास किया जाएगा, उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा। एवरी इंटरेक्शन रिड्यूसेस सप्लाई, मतलब जितना आप प्रत्येक भागीदारी जितना पार्टिसिपेट करेंगे सप्लाई को कम करने में योगदान देगा, उतना ज़्यादा सप्लाई कम होगा। तो इसका कार्यप्रणाली जो मॉडल है, जिस तरीके से ये काम करेगा, यूजर पार्टिसिपेशन होगा, यूजर पार्टिसिपेट करेंगे, परचेज या स्टेक करेंगे, उससे एलजीएनएस बर्न होगा फिर आगे, और उससे सर्कुलेशन सप्लाई कम होगा, डिफ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब इन्फ्लेशन से हम डिफ्लेशन की ओर जाएंगे, जहाँ पे कि प्राइस की अस्थिरता या मूल्य ज़्यादा वृद्धि होगा और पोटेंशियल वैल्यू एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्सट्रीम डिफ्लेशन मॉडल में हम लोग आ जाएंगे, जहाँ पे कि स्कार्सिटी होगी, तो स्कार्सिटी उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य है। तो इससे अच्छा लग रहा है कि हाँ, आगे आने वाले 1-2 दिनों में हम लोगों को दिख सकता है कि प्राइस में कुछ स्थिरता आ रही है। स्थिरता तो अभी है, अभी भी स्थिर है, बट थोड़ा और बेहतर प्राइस हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या बिहेव करता है, और उसके बाद उस समय हम लोग इसका फिर से मूल्यांकन करेंगे और इसको समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग प्राइस चार्ट के ऊपर प्राइस की बात करते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि सभी लोगों को जानकारी मिलती रहे, यही उद्देश्य है अपना। चलते हैं पॉलीगॉन के प्राइस चार्ट पे। तो पॉलीगॉन प्राइस चार्ट पे कल एक लोअर लो बनाया, मतलब लो बना था 2.78, वहीं पे प्राइस स्थिर है, अभी रुका है। अगर ये तोड़ेगा तभी ये इस वाले 2.71 वाले रेंज में जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल ले लेता है और इस प्राइस को तोड़ता है, मतलब 2.81 के आसपास को तोड़ता है, तो फिर ये अपवर्ड्स चल सकता है। तो अभी भी मार्केट मतलब इनडिसाइसिव है, मतलब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि बाइंग करें या सेलिंग करें, क्योंकि हो सकता है कि कल वाला जो मर्निंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा उसके बाद लोग रिएक्शन देना शुरू करेंगे और उसका असर हम लोगों को चार्ट पे पड़ेगा, दिखेगा। तो ठीक है, प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बढ़िया है। और अब चलते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं पार्टिसिपेशन लोगों का क्या है, और चार्ट को देख लेते हैं। तो 24 आवर्स में हाँ, ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, स्थिर है प्राइस आपका, और लगभग जो बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम है वो इक्वल हो गया है। कल थोड़ा सेल वॉल्यूम ज़्यादा था, अभी इक्वल है, मतलब 19-20 का फ़र्क है, और वॉल्यूम अपना 23 मिलियन के आसपास का बना हुआ है। तो ठीक लग रहा है, अभी लग रहा है ऐसा कि कल जो प्रेशर था सेलिंग का वो थोड़ा कम हुआ है, और अभी ऑलमोस्ट इक्वल है ये। एक बार देख लेते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं या बड़े पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेज है सर, इसमें तो एक भी रेड मतलब सेलिंग का नहीं दिख रहा है मुझे, और ये लगभग 2 घंटे का डिटेल इसमें आ रहा है। तो 2 घंटे से पहले देखते हैं, हाँ 3 घंटे पहले किसी ने $24,000 की सेल की थी, और 12 घंटे पहले 35,000 और 23,000 की सेल हुई थी। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ तो बायर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, मतलब देख रहे हैं बाइंग 21 घंटे, मतलब बड़े बायर्स जो हैं, अरे ये तो अच्छा है, बड़े जो लोग हैं बायर्स हैं जो हाई वैल्यू से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी बाइंग है, सेलिंग कम है, ऐसे लोग जो कि हाई वैल्यू से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो संभवतः छोटे जो रिटेल निवेशक हैं उनकी सेलिंग होगी, हाँ उनकी सेलिंग छुटपुट सेलिंग है उनकी। तो जब छोटे रिटेल निवेशक हैं वो ज़्यादा बेच रहे हैं तो उसका प्राइस पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, बट जो समझदार लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और टोकन को वो ऐसा लग रहा है कि टोकन इकट्ठा करने के मूड में आ गए हैं। तो ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है ये अभी तो प्राइस चार्ट, हाँ ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, हम लोग aave.ai पे लिक्विडिटी देख लेते हैं। लिक्विडिटी में क्या है, लिक्विडिटी LGNS की, तो जो पॉलीगॉन पे लिक्विडिटी है 293 मिलियन की है। 300 मिलियन चला गया था, अभी ये कम हुआ है 7 मिलियन से। और यहाँ अपने अनुबिस पे तो बिल्कुल 272 बना हुआ है, और यहाँ पे आज थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग है, मतलब पॉलीगॉन के बनिस्बत। पर ठीक है, प्राइस रुका हुआ है, स्थिर है प्राइस, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है मार्केट में। अब हम बात कर लेते हैं GLGNS के बारे में। तो GLGNS आप लोगों ने तो देखा ही कि कल जो हमने बात किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे आया था इससे, बट उसके बाद बाउंस बैक लिया है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है प्राइस। तो ये अच्छी बात है। अब देखना है कि फिर से रीटेस्ट करता है इस वाले जोन को या नहीं करता है, या अभी जो जोन है इसका रीटेस्ट करने वाला ये वाला जोन है ना, बिल्कुल जो प्रीवियस लो बना था वहीं से प्राइस रिवर्सल लिया है। अब देखना यह है कि फिर से ये अपना रेजिस्टेंस 1,26,000 मतलब 1,27 वाले को रेजिस्टेंस को टच करता है या फिर से रीटेस्ट करता है यहाँ पे और नीचे जाता है। बट संभावना ऐसी दिख रही है कि ये अब ऊपर जाने के लिए दिख रहा है, मजबूती से रुका हुआ है प्राइस। और आप देखो ना, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी बाय वॉल्यूम देख रहे हैं तो 1.35 मिलियन की बाय वॉल्यूम है, और सेल वॉल्यूम आप देखिए राइट साइड में 1.15 मिलियन है। तो बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव है इसमें अभी, तो चांसेस दिख रहा है कि ऊपर जा सकता है प्राइस इसका। तो ये तो रहा आपका सारा चार्ट एनालिसिस, जिससे कि हम लोग अभी अपने नियंत्रण में लग रहा है प्राइस, और इसी हिसाब से हम लोग समझ के पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने एपेटाइट के हिसाब से। और अब मैं बात करता हूँ, एक बार कॉइन मार्केट कैप पर देखते हैं बाज़ार की हाल, बाज़ार क्या कह रहा है। तो कल तो बाज़ार थोड़ा ठीक नहीं था, बट अभी जियो पॉलिटिकल इशू, शायद अमेरिका और ईरान वाला जो इशू है उसमें कुछ एग्रीमेंट हुई हैं, बट जो इजराइल है वो लेबनान पे हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस एक बना हुआ है, इसलिए मार्केट अस्थिर है। इसको अभी डायरेक्शन किधर जाना है कंफर्म नहीं हो पा रहा है बाज़ार को, लेकिन फिर भी पिछले 24 घंटे में देख रहे हैं कि मार्केट कैप लगभग 0.71% के करीब बढ़ा है इसका। और जो फियर जोन से ज़्यादा फियर जोन में आ गया था कल, 22 मार्क्स है ना, यहाँ पे 22 का नंबर है, इसको देख लेते हैं एक बार पहले, वहाँ भी देखेंगे। बिटकॉइन हाँ लगभग 1% बढ़ा है, और 24 घंटे में मूवमेंट थोड़ा ठीक लगा, पॉजिटिव है, कम से कम ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव नहीं है। और 24 घंटे में थोड़ी सी हालत बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी अभी फियर जोन और उस जोन में है। एक बार देख लेते हैं इसको ओपन करके चार्ट को। हाँ ये 22 पे बना है, मतलब कि एक्सट्रीम फियर जोन से बाहर ही है, अभी फियर जोन में आया है, जो कि एक अच्छा संकेत दिख रहा है। लेकिन एक बार जियो पॉलिटिकल इशूज़ थोड़ा सा सुधर जाए तो ये मुझे लगता है न्यूट्रल हो जाएगा, और हम लोग तो विश करते हैं कि कहीं भी शांति रहे, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, बट न्यूट्रल होने में अभी समय लग सकता है। और अच्छी बात यह है कि एक्सट्रीम फियर जोन से बाहर निकल चुका है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ चीज़ों से फ़ायदा मिल रही होंगी आप लोगों को। और अब LGNS पे थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, और इस समय में बिल्कुल अस्थिर रहिए और एक्यूमुलेशन जोन में है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई हैं पहले कि इम्प्लीमेंटेशन टाइप्स और चीज़ें आ रही हैं, तो उसका हम लोगों को इफ़ेक्ट देखने मिल सकता है। तो लोग अपने एपेटाइट के हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या थोड़े थोड़े वैल्यू के साथ में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये अच्छा जोन है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल के साथ। कल मैं फिर मिलता हूँ नए विश्लेषण के साथ। थैंक यू।